नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 1 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगस्त मंथ आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, उसका कंप्लीट वीडियो आ चुका है। आप लोग को भी मैं यहाँ पर ऊपर जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पर लगा दूंगा उसको, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी उसके बाद ई बुक भी मैंने बनाया है अगस्त मंथ का, जिसकी प्राइस है मात्र 15 रुपये। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए सेपरेट बनाया है मैंने, और उसमें फुली डिटेल में वो मतलब जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ वैसे ही फुली एक्सप्लेन है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आपको डेली क्विज और फ्री पीडीएफ जो दिया जाता है वो भी दिया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रखिए, डेली वाला फ्री होता है पर मंथली वाला पेड होता है। बाकी डेली क्विज भी होता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसका भी लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, पूरा देखें। तो पहला ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हाल ही में वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है। तो पहली बात किसको मिला है, तो एजुकेट गर्ल्स। भारत में एक संस्था है जिसका क्या नाम है, एजुकेट गर्ल्स जो कि संस्था, इसको दिया गया है। भारत में देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो मिला तो कई लोगों को है, पर पहली बार भारत के किसी संस्था को मिला है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहली बात तो इस बार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है कुल 3 लोगों को मिला है, जिसमें से एक भारत की संस्थान जिसका नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स शामिल है। चलिए, हाल ही में भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ को बोलते हैं, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स, इसको 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। यह पुरस्कार पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को। एजुकेट गर्ल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये संस्था के बारे में, कार्य कैसे करता है। तो जो एजुकेट गर्ल्स भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ध्यान रखें, गर्ल्स के एजुकेशन संबंध है इसका। स्थापना इसका कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। किसने किया था, सफीना हुसैन ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह सांस्कृतिक रूढ़िवादिता यानी कंजर्वेटिव थिंकिंग, जो कि ओल्ड थिंकिंग होती थी, उसको तोड़कर और सरकारी सामुदायिक संसाधनों को जोड़कर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना इसका प्रयास है। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया जाता है एजुकेट गर्ल्स संस्थान। इतिहास रचना, यह सम्मान पाने वाला पहला भारतीय संगठन है। हालांकि कई भारतीय व्यक्तियों को पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका है। पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था उनका भी नाम अगर पूछे आपसे तो मिला था कब, 1958 में विनोबा भावे जी को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इस बार कुल 3 मतलब संस्थानों को मिला के या फिर लोग मिला के 3 लोग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो 2025 में कुल 3 लोग कह लें या फिर संस्थाओं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। पहला तो है एजुकेट गर्ल्स, जो कि भारत का है, मिला है इसे। यह भारतीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है, जिसे भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो सहीना अली को मिला है, ठीक है, शाहीना अली को मिला है, जो कि मालदीव की रहने वाली हैं। इन्हें पर्यावरण संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की रक्षा के लिए उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखें। तीसरा जो मिला है ये है फ्लेबियानो एंटिनो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस के हैं। इन्हें गरीब और वंचितों के अधिकार की रक्षा और उनके जीवन में गरिमा बहाल करने के लिए उनके आजीवन प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये 3 लोग हो गए, 2 लोग को मिला है, एक तो मालदीव की हो गई, एक फिलीपींस को हो गए, बाकी एक भारत की संस्था को मिला है। बाकी हम लोग अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे शुरुआत होती है, थोड़ा उसकी हिस्ट्री में हम लोग जाएं अगर देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में कब होती है, या डेट याद रखना आप लोग को, अप्रैल 1957 में। कहां पर, तो न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के न्यासी मंडल द्वारा किया गया था। कहां से इसको प्रेरणा मिलता है इसका, तो इसका नाम जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। तो फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार की घोषणा हुई थी। यह पुरस्कार उनके द्वारा सरकार में ईमानदारी, लोगों की सेवा और लोकतांत्रिक समाज में आदर्शवाद के लिए दिखाए गए साहस को याद करने के लिए दिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से पूछे क्यों दिया जाता है तो ये सब कारण है उसके पीछे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने का। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही जानते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
बाकी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, शुरुआत कब होती है, मतलब पहला अवार्ड कब दिया गया था, तो 1958 में दिया गया था पहला पुरस्कार। और पुरस्कार समारोह जो है कि हर साल 31 अगस्त को पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। जो रेमन मैग्सेसे का जन्मदिन होता है उसी दिन इसकी घोषणा होती है। कब होती है, ध्यान रखें, घोषणा कब होती है, 31 अगस्त को, क्योंकि रेमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका हैप्पी बर्थडे होता है नवंबर में। अच्छा, घोषणा तो हो गई 31 अगस्त को, दिया कब जाता है, तो नवंबर मंथ में मनीला में एक औपचारिक समारोह में पदक और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मतलब मिलता कब है, तो नवंबर महीने मिलेगा। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे वहां पर जब मिल जाएगा ये। बाकी उद्देश्य क्या है, तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी नेतृत्व दिखाया है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया आपका रेमन मैग्सेसे से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो करंट अफेयर वाला हो, चाहे स्टैटिक जीके वाला हो, चाहे इसकी हिस्ट्री की बात हो। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आप लोग कंटेंट सही लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता, शिकागो विश्वविद्यालय के, अगला है कि शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है इस समय। तो आपका सबसे प्रदूषण शहर कहाँ हो जाएगा, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली से। आंसर का जाएगा हमारा बी। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड और फैक्ट अगर हम लोग देखें तो जीवन प्रत्याशा में कमी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी देखी गई है दिल्ली में। जैसे रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि यहाँ के निवासियों को औसत जीवन प्रत्याशा 8.2 साल तक कम हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो दिल्ली में बच्चे जन्म ले रहे हैं वर्तमान में, उनकी उम्र हो सकता है, अगर मान लिया पहले 80 जीना था उनको, तो क्या पता वो 70-72 तक ही उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहे। मतलब 8-9 साल लगभग कम हो जा रहा है इस पोल्यूशन में रहने की वजह से। बाकी WHO ने जो मानक बना रखा है इसके लिए, WHO मानक से कहीं ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। कितना है, तो PM 2.5 स्तर तक चला गया है ये। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जो इन्वायरमेंट में हमारे धूल मिट्टी उड़ रहे हैं उनकी साइज होती है ये पार्टिकुलेट मैटर। तो जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतना कम उस पर ग्रेविटी लगेगा और उतना ज्यादा वो हवा में सस्पेंड रहेगा, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन और फैलेगा। तो ये 2.5 काफी छोटा है इसका, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तय किया गया सुरक्षित मानक से 22 गुना अधिक पाया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा में कमी कहां पर देखी गई है, तो बिहार में देखी गई है 5.4। भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे कितनी कम हुई है, 3.5 वर्ष टोटल यहाँ पर कमी देखी गई है। अगर पूछे दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इतना ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 3I एटलस क्या है, जिसे हाल ही में चिली में स्थित एटलस दूरबीन ने खोजा है। चिली में कौन सा दूरबीन स्थित है, एटलस दूरबीन है और उसने खोजा है। 3I इसका नाम रखा गया है। क्या खोजा गया है, धूमकेतु। क्या खोजा गया है, धूमकेतु, जिसे हम लोग कॉमेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉमेट बोलते हैं। तो 3I एटलस एक अंतर तारकीय धूमकेतु है जिसे जुलाई 2025 में चिली में स्थित एटलस सर्वेक्षण दूरबीन द्वारा खोजा गया है। तो किस देश में मतलब चिली के दूरबीन ने इसको खोजा है। ध्यान रखें, नाम क्या रखा गया है, 3I एटलस। खोज की बात करेंगे तो इसे चिली में स्थित नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस दूरबीन ने खोजा। इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखा है यहाँ पर। कहने का मतलब होता है कि मतलब इस जो है एटलस दूरबीन को, इसको फंडिंग कौन कर रहा होता है, तो नासा करता है। इसको ध्यान रखें आप। अंतर तारकीय का मतलब क्या होता है, तो यह हमारे सौर मंडल से बाहर से आया है और यह खोजा गया तीसरा अंतर तारकीय पिंड है। अंतर तारकीय का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये हमारे सौर मंडल का नहीं, कहीं बाहर से आया है, और ऐसा ये तीसरा है जो हमारे सौर मंडल से बाहर आया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, 3I। यह पृथ्वी से लगभग 273 मिलियन मील दूर है, इसको भी ध्यान रखें, और 7 अरब साल से भी अधिक पुराना है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। चिली की बात कर लेते हैं। चिली देश का है ये एटलस। राजधानी इसकी सेंटियागो होती है। मुद्रा चलती है चिली पेसो। आधिकारिक भाषा यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। और अटाकामा रेगिस्तान आपको दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो कि है यहीं पर देखने को मिलेगा। बाकी नाइट्रेट के प्रोडक्शन के लिए चिली फेमस है, इसको भी ध्यान रखें। कॉपर की भी यहाँ पर ठीक ठाक प्रोडक्शन होती है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगला है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
तो ऐसा किया है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्कूलों की कक्षाओं में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल यहाँ मतलब विधेयक पारित किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। यह प्रतिबंध मार्च 2026 से यहाँ पर लागू हो जाएगा यानी प्रभावी हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछे क्यों ऐसा किया गया वहां पर। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना, सोशल मीडिया की लत को कम करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। आप सब लोग हमेशा गेम खेलते रहते हैं बच्चे वहां पे, तो कम से कम स्कूल में तो इसे वहां पर अवॉइड कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर जो बच्चे होते हैं 1 से लेकर 12 तक के बच्चे, आप लोग देखते होंगे इनका 7 से 8 घंटा डेली कहाँ पर बीतता है, अगर संडे नहीं है तो जनरली स्कूल में ही बीतता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। वैश्विक कदम की बात करेंगे, मतलब ऐसा काम और कोई कर चुका है या नहीं कर चुका है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ये पहले ही काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों की सूची में शामिल हो गया है कौन, दक्षिण कोरिया, जिन्होंने छात्रों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने के लिए इसी तरह का कदम उठाया है। अगला है कि दिल्ली सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के साथ मिलकर दोस्ती पहल की शुरुआत हुआ है। तो ई मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा पहल दिल्ली सरकार शुरू कर रहा है, दोस्ती किसके साथ मिलकर, तो ओस्लो देश के साथ। ओस्लो देश नहीं शहर है, ठीक है। ओस्लो राजधानी है कहाँ की, तो कमेंट बताइए आप लोग। तो दिल्ली सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के साथ मिलकर दोस्ती पहल को शुरू किया है। यह पहल दिल्ली और ओस्लो के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देना। कहने का मतलब सीधे बोलें तो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। लक्ष्य क्या रहने वाला है, तो दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी यानी ईवी राजधानी बनाना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। मतलब मेन चीज तो चार्जिंग है, इसका खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है कार, ठीक है। चार्जिंग वगैरह अगर सब जगह लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही सब खरीद लेंगे उसको, ये सुविधा वाली बात हो गई। अगला है कि हाल ही में किस देश ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम स्टार्ट करने के लिए घोषणा किया है। ऐसा किया है आपका ओमान देश ने। किसने किया है, ओमान ने, आंसर हो जाएगा बी। तो हाल ही में ओमान ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने के लिए घोषणा किया है, जो कि 31 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। जो बिजनेसमैन यानी इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए है ये। अगला है कि हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसारस, क्या नाम है इसका, फाइटोसारस, मगरमच्छ जैसी सरीसृप, इसका मतलब क्या होता है, रेप्टाइल, सरीसृप मतलब रेप्टाइल, तो रंग के चलते हो। इनके जीवाश्म की खोज भारत के किस राज्य में हुई है। तो अभी हाल ही में फाइटोसारस नाम की जीवाश्म खोज कहां पर हुई है, तो राजस्थान में। कहां पर हुई है, राजस्थान में। जगह की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के मेघा गांव में इसकी खोज हुई है। यह जीवाश्म जुरासिक काल से संबंधित है, जो करीब 20 करोड़ साल पहले मतलब पुराना माना जा रहा है इसे। जीव की बात करेंगे तो फाइटोसोरस एक मगरमच्छ जैसा सरीसृप यानी रेप्टाइल है, जो नदियों के पास रहता था और मछली खाता था। खोजकर्ता की बात करें किसने खोजा है, तो जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं BS परिहार, उनकी टीम ने इसको खोजा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो वो रहा है आपका महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहा है महाराष्ट्र। बाकी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत ने जारी किया है इसको, तो इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2024 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया है। ध्यान रखिए कौन सा मंत्रालय ने जारी किया है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको जारी किया है और इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने तैयार किया है यानी BEE, ठीक है। सूचकांक राज्यों को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर 4 समूहों में बांटा है। मतलब कौन सा, मतलब राज्य जो है कितना ऊर्जा कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में इसको 4 कैटेगरी में मारा गया है। तो कैटेगरी 1 जो है वो ग्रेटर देन है अगर 15 MTO से, तो उस कैटेगरी में महाराष्ट्र है। सेकंड में आपका 5 से 15 MTO हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश उसमें आएगा। तीसरा आपका है 1 से 15 MTO तक, उसमें असम है। और लेस देन 1 MTO है त्रिपुरा। तो ये ऊर्जा जो खपत वाले हैं ये टॉप 4 वाले हो गए इन कैटेगरियों में। बाकी अगर राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 कैटेगरी में ऑफिसर उसको बांटा गया है, ठीक है। एक तो फ्रंट रनर्स हो जाएंगे,
60% से अधिक स्कोर करने वाले तो उसमें आंध्र प्रदेश आएगा आपका, कर्नाटक आएगा, महाराष्ट्र आएगा, तेलंगाना आएगा, तमिलनाडु आएगा, ये इसमें आएंगे। अचीवर्स कैटेगरी में 50 से 60% के बीच स्कोर में असम और केरल शामिल है, और कंटेंडर्स कैटेगरी में 30 से 50% के बीच स्कोर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा ये सब आ जाएंगे। बाकी एस्पिरेंट की बात करेंगे तो इसमें 30%, बाकी जो राज्य हैं इसमें आ जाएंगे 30% वाली कैटेगरी में। बाकी ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस सूचकांक से रिलेटेड, इसको आप लोग ध्यान रखें। नंबर 1 पे कौन रहा है? महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक किस शहर में शुरू किया जा रहा है? मोंडो ट्रैक, ये ट्रैक देखिए, यही है मोंडो ट्रैक। ये शुरू किया जा रहा है आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये शुरू किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा डी। मोंडो ट्रैक का मतलब ये होता है ना, आर्टिफिशियल ट्रैक है। ये मोंडो लिखा है, मोंडो। ये मोंडो एक कंपनी है, ये प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ऐसा समझिए कुछ आप गद्देदार रहता है, प्लास्टिक वगैरह का बनाए रहते हैं, गद्देदार रहता है ताकि गिरे तो मतलब चोट वगैरह ना लगे। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं डिटेल में। तो भारत का पहला मोंडो ट्रैक हाल ही में कहां पर? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट किया गया है। उद्घाटन की बात करेंगे तो इस ट्रैक का उद्घाटन 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। तो वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो मोंडो ट्रैक को एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और चोट को जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के लिए महत्व की बात करेंगे तो इस ट्रैक के बाद भारत दुनिया का 25वां देश बन गया है जिसने प्रीमियम मोंडो ट्रैक सतह स्थापित कर ली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो आपको देख रहे हैं फोटो में नीरज चोपड़ा, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुआ है आपका डायमंड लीग, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत पदक इन्होंने जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख, वहां पर कौन सा शहर है? ज्यूरिख, इसमें हुए डायमंड लीग फाइनल में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। अभी नीरज चोपड़ा ने जो भाला जेवलिन थ्रो किया है 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। अच्छा, अगर सेकेंड पे नीरज चोपड़ा है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट में है जर्मनी के जूलियन बेबर, जिन्होंने 91.5 मीटर जो थ्रो किया है और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अच्छा, मैंने ऊपर अभी आप लोग को मोंडो ट्रैक के बारे में पढ़ाया है, मोंडो ट्रैक, ठीक है। तो जो 2020 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, तो टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने यहाँ की इस मोंडो ट्रैक के बारे में सजेस्ट किया था कि इसको भारत में भी होना चाहिए, और अब लग गया यहाँ पर दिल्ली में। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 25 का 14 नंबर का सर्टिफिकेट अभी हाल ही में इसका आयोजन कहां पर स्टार्ट हुआ है? इसका जवाब छापेंगे कमेंट में। बाकी सेशन कैसा रहा ये भी कमेंट में छापिए आप लोग। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और अगस्त मंथ का कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा यूरेनियम गुरुजी मंथली करंट अफेयर अगस्त मंथ का, तो आ जाएगा। बाकी ई बुक भी मैंने इस बार बनाया है काफी डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट बनाया है मैंने, आप लोग परचेज कर सकते हैं। प्राइस उसकी मात्र 15 रुपये है, फुली डिटेल में है वो, आपको लगभग 250 प्लस क्वेश्चन होंगे उसमें। बाकी इसको ले सकते हैं। ख्याल रखें अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय।